Nope. तो देखिए यहां पे हमने क्या नोमेनक्लेचर लिखा, Z ये क्या था, Z कॉन्फ़िगरेशन था, Z या फिर सिन हमने क्या लिखा, इथाइल के रेस्पेक्ट में, इथाइल एंड OH के रेस्पेक्ट में नोमेनक्लेचर किया। तो मतलब इथाइल एंड OH आर ऑन द सेम पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे Z या फिर सिन, इथाइल पहले फिर मिथाइल कीटोक्साइन, जो पहले आता है ये यही समझाता है कि दैट ग्रुप इज ऑन द सेम साइड ऑफ द OH। तो अगर हम यहाँ पे इथाइल के रेस्पेक्ट में नाम लिख सकते तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते। अगर हम मिथाइल की रेस्पेक्ट में, मिथाइल एंड OH मतलब ये दोनों ग्रुप की रेस्पेक्ट में नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें ऑब्वियसली देखो क्या करना है, द मिथाइल ग्रुप इज इन एंटी टू द OH, द मिथाइल ग्रुप इज एंटी टू द OH। तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आइदर ई नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। ओके, एंटी इथाइल मिथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। अब इन दोनों नेम के बीच दिस नेम इज मोर करेक्ट, दिस इज समवॉट लेस करेक्ट, बट बोथ आर करेक्ट। ये नेम मोर करेक्ट क्यों है? बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सिम इज Z और सिन, और हम उसी कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर आपको ये लिखना है आप ये लिख सकते हो कि एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, बट दिस इज ऑब्वियसली मोर करेक्ट। ओके, दिस इज ऑब्वियसली मोर करेक्ट। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई बहुत आसान है, जो ग्रुप OH के सेम साइड में होगा उसको अगर हम उसकी रेस्पेक्ट में ऐसे मतलब दोनों सेम साइड वाला ग्रुप के रेस्पेक्ट में नोमेनक्लेचर करेंगे तब हमें Z एंड सिन लिखना है, जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसको सामने लिखना है। सिन मीन्स इथाइल एंड फिर मिथाइल कीटोक्साइन, मतलब इथाइल एंड OH ग्रुप ऑन द सेम साइड। अगर हमने यहाँ पे एंटी लिख दिया मतलब मिथाइल एंड OH आर ऑन द ऑपोजिट साइड, जो सामने वाला ग्रुप आता है उसी के साथ OH का रिलेशन देखेंगे, और सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिन एंड एंटी, इसको देखना है। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, क्वेश्चन आपके पास है ऐसा। ठीक है, सिन इथाइल प्रोपाइल, सिन इथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइन, इसके ऊपर मैंने H+H2 दिया, मतलब बेकमैन रीअरेंजमेंट होगा। अभी अब तक हमने क्या कर रहा था, अब तक हमने क्या किया, हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बता के दिया था, OH के एंटी पे कौन से ग्रुप है ये हमने बता के दिया था। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, देखो भाई सिर्फ नाम दे दिया। अब आपको नाम से सही कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है या फिर सही कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, फिर जाके आप प्रोडक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिन है एंड इथाइल सामने है, मतलब ऑब्वियसली कार्बन एंड नाइट्रोजन, OH इधर एंड इथाइल भी इधर ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका ये होगा। ठीक है, सिन इथाइल प्रोपाइल कीटोक्साइन मतलब जो इथाइल ग्रुप है एंड OH ग्रुप है आर ऑन द सेम पोजीशन, ये सिन। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको IUPAC वाइज इस ऑक्सिम का कॉन्फ़िगरेशन देना बोलेगा तो ऑब्वियसली प्रोपाइल हैज़ हायर प्रायोरिटी देन इथाइल एंड दिस हैज़ हायर प्रायोरिटी देन लोन पेयर। तो द IUPAC वाइज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ऑक्सिम विल बी आपका ई कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऐसा नेम दे दिया है। आपको अगर ये नेम दिया है तो आपको यही बनाना है और EZ के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है। ठीक है, द नेम विल इंडिकेट व्हिच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन यू नीड टू कंसिडर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम H+H2 देंगे, H+H2, और हम डायरेक्ट अभी प्रोडक्ट लिखना सीख गए हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जो ग्रुप आपके एंटी पे था उसको उठा के यहाँ पे लिखना है और OH2+ को बाहर फेंक देना है, और ऑब्वियसली जो ग्रुप बच गया उसके साथ हमें कार्बोनिल बनाना है, नाइट्रोजन के साथ एक तो जो माइग्रेट किया उसको लगाना है और एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, अब इस एमाइड का क्या नाम हो जाएगा, N प्रोपाइल प्रोपान एमाइड। देखो यहाँ पे इथाइल मतलब क्या है, ऑब्वियसली 2 कार्बन है, CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, ऐसा
नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल 1 2 3 एन प्रोपाइल प्रोपानेमाइड। ओके, एन प्रोपाइल प्रोपानेमाइड। एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स है, तो आपको एन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसको भी लिखना है आईयूपीएसी। आप एमाइड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देख लेना, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हमने कैसे नोमेनक्लेचर, कैसे नाम से हमने क्या किया, ठीक से राइट कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर प्रोडक्ट बनाया। अब आइए एक दूसरी तरह का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है, PHSO2Cl। PHSO2Cl कुछ भी नहीं है, फिनाइल के साथ ये है। ठीक है, यही है आपका PHSO2Cl। तो हमने यहाँ पे कोई एसिड नहीं यूज़ किया, हमने कुछ अलग ग्रुप यूज़ किया। तो ऑक्सीजन लोन पेयर विल अटैक द सल्फर एंड क्लोरीन विल गेट एलिमिनेटेड। तो आपका जो यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर जो मतलब सिस्टम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनाइल मिथाइल डबल बॉन्डो NO OTS। आपको शायद याद होगा मैंने OTS बताया था। OTS क्या होता है? ठीक है, OTS नहीं लिखते, आपको समझ आने के लिए मैं पूरा लिख देता हूं। यही हो जाएगा ना, इस ग्रुप का एक पूरा नाम क्या है, OTS। ठीक है, अगर देखो भाई मैंने बताया था कि OTS जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जब ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा ये लीव कर जाएगा। और हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, मिथाइल C डबल बॉन्डो NH आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट। और ये आपका देखो लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है, देखो भाई O-, दिस इज नोन एज टोसाइलेट। आपको हेलोफॉर्म में बताया था टोसाइलेट। टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज हाईली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, दो साइड में इसका रेजोनेंस होता है। टोसाइलेट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना ही रिएक्शन का क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। ठीक है, अब आइए एक लास्ट अच्छा सवाल करते हैं। कंपेयर रेट्स ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। आपको पहला रिएक्शन जो दिया हुआ है, मैं सब में इंटरमीडिएट लिख रहा हूं, मतलब जो लिविंग ग्रुप वाला सिस्टम होगा वो लिख रहा हूं। ठीक है, R1 R2 कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, COCH3 जो सेकंड दिया है, R1 R2 NCOCH2Cl, R1 R2 आपका OSO2PH। ठीक है, OSO2PH ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बताना है 1, 2 और 3, ये 3 रिएक्शन में सब में क्या होगा, एल्किल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये लीव कर जाएगा बिकॉज ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप्स। आपको क्या बोलना है, इन 3 रिएक्शंस का रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ भी OH2 लगा लो, सॉरी OH2 तो हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी OX लगा लो, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, R1 R2, दिस OX में भी एनी लिविंग ग्रुप, X इज नथिंग बट कुछ भी, सॉरी यहाँ पे COCH3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, OCOCH3। ओके, OCOCH3। ठीक है,
अब ये जो OX है वो क्या होगा, कोई भी लिविंग ग्रुप, कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप। बेकमैन रीअरेंजमेंट पे जो RDS है वो आपका दिस स्टेप, दिस साइमल्टेनियस स्टेप इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप, मतलब ये जो कॉन्सर्टेड स्टेप है यही आपका RDS है। मतलब एक बात तो पक्का होता है यहाँ से कि जितना स्टेबल ये लिविंग ग्रुप होगा, मतलब लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होगा, यानी उसका लिविंग नेचर जितना इंक्रीज होगा उतना ही रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। सारे केसेस में जो एल्किल ग्रुप एंटी पे है वही माइग्रेट करेगा, इस रिएक्शन से क्या लिविंग ग्रुप आएगा आपके पास, ये आएगा माइनस, इससे क्या आएगा OCO CH2Cl, इससे क्या आएगा आपका O माइनस S यानी टोसाइलेट, ठीक है। अब आइए हम इस लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। देखो ये रेजोनेंस कर पा रहा है, ये भी रेजोनेंस कर पा रहा है, ये सबसे अच्छा रेजोनेंस कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली आवर रेट विल बी दिस लिविंग ग्रुप इज मोर स्टेबल देन दिस टू, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ही रेजोनेंस सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दो, बिकॉज दो ऑक्सीजन से दोनों के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है, तो दिस लिविंग ग्रुप इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंस पाई सिस्टम है, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंस पाई सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप का थोड़ा सा भी प्लस आई, मतलब कुछ भी, मिथाइल का प्लस आई बहुत कम है, लेकिन है तो ना मिथाइल का थोड़ा सा भी प्लस आई, तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंस सिस्टम रहेगा और मिथाइल यहाँ पे प्लस आई देगा, तो दिस सिस्टम विल बी समवॉट डिस्टेबलाइज्ड, बिकॉज क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का यहाँ पे माइनस आई है, तो क्लोरीन विल ओवरऑल, ये तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे जो पाई क्लाउड है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये तो सब रेजोनेंस वगैरह हम समझाने के नहीं बोलते, तो एक्चुअली यहाँ पे जो पाई क्लाउड है, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर स्टेबलाइज्ड वाया द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस क्लोरीन, मतलब क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से खींचेगा और ऊपर से कार्बन यहाँ से खींचेगा, ठीक है, कार्बन यहाँ से खींचेगा, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी more distributed over the whole molecule because of the electron withdrawing nature of this chlorine. तो this living group is more stable, ये more stable हो गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद less stable सबसे आ गया, तो this is more stable than this, obviously इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन का रेट इससे थोड़ा कम होगा और आखिरी में ये आ जाएगा, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 3 will be the fastest, then 2, then 1, ठीक है, ऑब्वियसली ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। एक और भी तरीका है, देखो ये सारे क्या है, कॉन्जुगेट बेसिस है, सारे क्या है, आप ये तो मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझाया आपको, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट करके समझाया, आप बहुत आसानी से देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी। कैसे देख सकते हो, देखो भाई ये सारे क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या देखेंगे, उसका एसिड ले लेते, सबका एसिड ले लेते, एक एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल होगा, तो इन तीनों में से सबसे स्ट्रांग एसिड ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, आप सबको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, सल्फोनिक एसिड पहले आता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस टू। अब इन दोनों में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट अल्फा पोजीशन इंक्रीजेस द एसिडिटी, तो इसके बाद ये मोर स्टेबल हो गया, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फिर ये आ गया, तो एसिडिक स्ट्रिंग ऑर्डर इज ऑब्वियसली अगेन, ये अगर लिविंग ग्रुप 3 है, ये लिविंग ग्रुप 2 है, ये लिविंग ग्रुप 1 है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज 3 to 1,
एसिडिक स्ट्रेंथ 3:1 मतलब लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी भी 3:1 ही होगा, इसको हटा दो। सिंपल कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, तो फिर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी। लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी मतलब क्या हुआ, रिएक्शन की रेट का ऑर्डर हमें पता चल गया। बहुत आसान था ये, ठीक है। हमने, आप इतना कॉम्प्लेक्स करके -I रेजोनेंस वगैरह मत लगाओ, आप सिंपल क्या करो, लिविंग ग्रुप्स की कॉन्जुगेट एसिड्स को ले लो। ये सारे क्या था, बेस था, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्टिव एसिड्स को कंसीडर कर लेंगे। तो एसिड जितना स्टेबल हो जाएगा, एसिड जितना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कॉन्जुगेट बेस भी उतना ही स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। एक चीज, लास्ट चीज बोल के, देखो भाई इतना सारा एग्जाम्पल्स मैंने किया आप सबके सामने। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा, सॉरी, इतना सारा एग्जाम्पल्स जो हमने किया, सब में हमने क्या यूज किया, कीटोक्साइड्स। सब में हमने क्या यूज किया, कीटोक्साइड्स। आइए एक आखिरी एग्जाम्पल करते हैं, आखिरी एग्जाम्पल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप H2NiA, फिर आपका PCC। सबको याद होगा PCC क्या है, pyridinium chlorochromate, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। B, फिर B के ऊपर कुछ भी नहीं, B के ऊपर हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोक्सिल एमीन। C, फिर H+H2O। आपको सक्सेसिवली सारे प्रोडक्ट्स बताना है, आपको सक्सेसिवली सारे प्रोडक्ट्स बताना है। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सॉल्यूशन बना देता हूं। ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2NI, बेंजीन को रिड्यूस कर देगा। बी क्या बन जाएगा, PCC। PCC का क्या काम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाता है, कीटोन। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये कीटोन बना देगा, ठीक है। फिर हमने NH2 हाइड्रोक्सिलामीन, H2NaOH लिया, हाइड्रोक्सिलामीन। फिर C क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली आपका CA ही बन जाएगा। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो आप, OH को इस तरफ ले लो, OH को इस तरफ ले लो, तो ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिया। अगर एग्जाम में आपको बोल देगा तो आप नोमेनक्लेचर देख के कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर ये तो मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी, और इस ग्रुप में इसका प्रायोरिटी यहाँ पे मिथाइल लगा है, मतलब इस साइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया आपका, देखो 1 and 1 आर ऑन ऑपोजिट पोजिशन। तो मैंने, यानी आपका यहाँ पे मैंने ई कॉन्फ़िगरेशन और एंटी आइसोमर लेके चला रहा हूँ। एंटी आइसोमर कंसीडर कर लो, ठीक है, एंटी आइसोमर। आप Z भी ले सकते हो, E भी ले सकते हो। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक बोला होगा तो आपको स्पेसिफिक करना है, नहीं बोला होगा तो ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, 2 प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसीलिए लिया ताकि आपको समझ में आए एंटी एंड सिन के बारे में, ओके। एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल आता है इसमें ये मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तब तो कोई एंटी सिन के कहानी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक काम करो, आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे ई आइसोमर लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। ई आइसोमर, सॉरी Z आइसोमर लेके काम कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। Z आइसोमर, Z यानी सिन। अब देखो OH and 1 आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना, किसको लेके, ई आइसोमर को लेके, ठीक है। अगर ये बन जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे OH2 प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कौन से रिंग का कौन सा आर्म माइग्रेट करेगा, ये या ये, दिस आर्म इज इन द एंटी पोजिशन टू द OH ग्रुप। तो ऑब्वियसली ये आर्म विल माइग्रेट एंड इट विल गो आउट। तो आपका जो कार्बोकैटायन बन जाएगा, कैसा कार्बोकैटायन बन जाएगा, आइए कार्बोकैटायन को बनाते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, इसको हटाओ, ये 1 2 हटाओ, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाइट्रोजन, उसके साथ डबल बॉन्ड 1 2 3 4
5 6 7, ओके 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 पोजीशन पे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, 2 पे कार्बोकैटायन, 2 पे कार्बोकैटायन बन गया। देखो भाई नंबरिंग कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस में नंबरिंग बिल्कुल करना, नंबरिंग नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर का हिस्सा हटा रहा हूँ, इसमें क्या होगा, अब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर विल अटैक दिस कार्बोकैटायन। फिर से देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 मिथाइल, इस पे यहाँ पे क्या लग गया, OH, ठीक है, टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइज कर गया, टॉटोमराइज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, N के साथ यहाँ पे H, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे आपका ये ग्रुप, ठीक है, बहुत आसान था। ये क्या बन गया आपका फाइनली, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। अच्छा कैप्रोलैक्टम मत बोलो क्योंकि मिथाइल ग्रुप रहेगा तो कैप्रोलैक्टम नहीं होगा, आप सिंपली लैक्टम्स बोल दो। लैक्टम्स मतलब साइक्लिक एमाइड्स, लैक्टोन्स मतलब साइक्लिक एस्टर्स, लैक्टम्स मतलब साइक्लिक एमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट था ये स्टेप, कौन सा आर्म माइग्रेट करेगा ध्यान रखना, जो आर्म आपके ऑपोजिट में होगा वही माइग्रेट करेगा और जो आर्म सेम साइड में वो माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमने अभी तक सारे बातें किया कीटोक्साइम्स को लेके, एल्डोक्साइम्स के बातें हमने नहीं किया, एल्डोक्साइम्स के बारे में हमने बात नहीं किया क्योंकि एल्डोक्साइम्स डोंट गिव बेकमैन रीअरेंजमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। एल्डोक्साइम्स बेकमैन रीअरेंजमेंट नहीं देता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्डोक्साइम रहेगा, ऐसा एल्डोक्साइम रहेगा और उसके ऊपर हम H2SO4 देंगे तो सिंपल इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RCN। एल्डोक्साइम्स विल नॉट गिव बेकमैन रीअरेंजमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। H ग्रुप अगर OH के एंटी पे आ जाए तो H का माइग्रेशन नहीं हो पाता है, या फिर कोई भी आप एल्डोक्साइम ले लो, बेकमैन रीअरेंजमेंट नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देता है। बेकमैन रीअरेंजमेंट ये तभी देगा जब हम इसको निकेल एसीटेट के साथ ट्रीट करेंगे, तब जाके ये बेकमैन रीअरेंजमेंट देगा और आपको सिंपल एमाइड्स देगा। आपको ये नहीं जानना है, इसको हम नॉर्मल को आपको एग्जाम, ये आपका एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, बस मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। एल्डोक्साइम्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बेकमैन रीअरेंजमेंट नहीं देता है। बेकमैन रीअरेंजमेंट का अगर हम रिएजेंट को यूज करेंगे जैसे एसिड, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सिंपली यहाँ से H एंड OH निकल जाएगा, H2 का एलिमिनेशन होगा और RCN बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, अगर हम निकेल एसीटेट क्या है, Na2+, ये आपका निकेल एसीटेट, ये आपका निकेल एसीटेट, ये आपका निकेल एसीटेट। अगर हम निकेल एसीटेट यूज करेंगे तो ये एल्डोक्साइम बेकमैन रीअरेंजमेंट देगा। मैकेनिज्म वगैरह ये हायर स्टडीज में पढ़ना है आपको, मैंने ये आपका सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना, एल्डोक्साइम्स अगर आ जाए आपको सिंपल CN ग्रुप ऐड करना है, मतलब सिंपल डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अगले दिन हम शायद एक नया टॉपिक, मतलब मेरे पास बहुत सारे क्या है, बहुत सारा वो क्या बोलते हैं, आपको रिक्वेस्ट आया कि ऑर्थो इफेक्ट एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आया है। तो मैं अगला जो लेक्चर होगा मैं सोच के रखा हूँ ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। वो GOC का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिएक्शंस के पहले, रिएक्शन के एकदम मतलब लेक्चर के एकदम शुरू में जो मैंने रिएजेंट्स लिखा था, वेरिएशंस ऑफ रीअरेंजमेंट, रिएजेंट्स यूज्ड इन बेकमैन रीअरेंजमेंट, आपको क्या करना है, उन सारे रिएजेंट्स को लेके ट्राई करना है मैकेनिज्म, ठीक है। प्लीज़ आप मैकेनिज्म ट्राई कीजिए सारे रिएजेंट्स में, क्योंकि JEE एडवांस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल एसिड H+ नहीं देगा, वो शायद आपको BF3 दे दे, एज ए लुईस एसिड BF3 दे दे, FeCl3 दे दे। तो आपको सारे वेरिएशंस को लेके ट्राई करना है,
ठीक है, आपको सिंपल जो नॉर्मल था उसको लेके नहीं चलना है, क्योंकि एडवांस में इतना आसान नहीं आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। नीट के लिए तो बहुत आसान, सिंपल एसिड दे देगा, H+ दे देगा, लेकिन एडवांस या फिर मेंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छी तरह से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ पूछना। थैंक यू वेरी मच।